वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे हों। स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस आर्टिकल किया था उसके बाद वाला टॉपिक उठा रहे हैं। डेफिनेशन आपका है, उससे पहले आपका फर्स्ट क्या है? द इक्वेशन E इक्वल टू एच इज़ कॉल्ड द एनर्जी इंटीग्रल। जो इक्वेशन E इक्वल टू एच होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी एनर्जी इंटीग्रल। ये वाली इक्वेशन जो हमने निकाली थी कि when the system is conservative, a scalaric system, a system where all the forces are potential, a system where the potential energy is not explicitly dependent on time, then डी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, ई कॉन्स्टेंट आता उसको हमने एच के इक्वल माना था। तो ये वाली इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी? एनर्जी इंटीग्रल। उसके बाद आता है डेफिनेशन आपकी, नॉन पोटेंशियल फोर्स आर कॉल्ड जायरोस्कोपिक फोर्स इफ देयर पावर इज जीरो। यदि पावर जीरो हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? जायरोस्कोपिक फोर्स। तो ये आपकी पावर आ गई, पावर इक्वल टू क्या? जीरो। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके जायरोस्कोपिक फोर्स। एंड डिसिपेक्टिव फोर्स इफ देयर पावर इज नेगेटिव और जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगी तो क्या कहलाएंगे? तो जायरोस्कोपिक डिसिपेटिव हो जाएंगे जब इक्वल टू जीरो रहेंगे। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार। लैग्रेंजियन वेरिएबल क्या कहलाता है आपका? द वेरिएबल्स टी क्यू आई डॉट, मतलब टाइम, पोजीशन और वेलोसिटी, आई इक्वल टू 1 to n, इन टर्म्स ऑफ विच द लैग्रेंजियन फंक्शन, फंक्शन में लिख लेना है हमने एल में, एल इक्वल टू एल किस किस का फंक्शन बनाना है? टाइम का, पोजीशन का और वेलोसिटी का। इज एक्सप्रेस, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो लैग्रेंजियन वेरिएबल कहलाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका हैमिल्टनियन वेरिएबल, द बेसिक वेरिएबल्स दैट कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम दैट इज टी क्यू आई पी आई। अब पी आई जो यहाँ पे है ना, वो क्या है? आपका जर्नलाइज मोमेंटा, डिफाइंड बाय, डिफाइन कर रखा है पी आई इक्वल टू क्या? करली एल बाय। ये लैग्रेंजियन फंक्शन है, इसको किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है? क्यू आई डॉट, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे तो क्या निकलेगा? आपका पी आई निकलेगा। तो जब फंक्शन टी क्यू आई डॉट का होगा तो एल ऑफ एल ऐसे लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका लैग्रेंजियन वेरिएबल कहलाएंगे। और जब टी क्यू आई और पी आई में लिखा जाएगा तो क्या कहलाएगा? हैमिल्टनियन वेरिएबल कहलाएगा। और जो पी आई है वो आपका क्या होगा? करली एल बाई करली क्यू आई डॉट। नेक्स्ट देखो, ये डेफिनेशन बहुत बार आई है एग्जाम में। व्हाट इज हैमिल्टनियन फंक्शन? द फंक्शन एच टी क्यू आई पी आई डिफाइंड बाय द इक्वेशन एच इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई क्यू आई डॉट का बार माइनस एल बार। द फंक्शन एच टी क्यू आई पी आई, कोई फंक्शन एच है हैमिल्टनियन वेरिएबल का, वो इस इक्वेशन में जब हम डिफाइन कर देंगे एच इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई क्यू आई डॉट का बार माइनस एल बार। अब ये बार क्या है? वेयर एल बार इज एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फॉर एल एंड क्यू आई डॉट, इन दोनों का एसोसिएटेड एक्सप्रेशन है। डिनोट करता है, डिनोट दैट ऑल द क्यू आई डॉट, ये क्या डिनोट कर रहा है? कि जितने भी आपके क्यू आई डॉट हैं वो किस टर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं? पी आई की टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं। इज कॉल्ड ए हैमिल्टनियन फंक्शन। वो क्या कहलाएगा? आपका ये एच क्या कहलाएगा? कैपिटल ऑफ एच आपका हैमिल्टनियन फंक्शन। याद रखना है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई जनरलाइज मोमेंटा इंटू क्यू आई डॉट वेलोसिटी माइनस लैग्रेंजियन वेरिएबल। द लैग्रेंजियन ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम इज गिवन बाय एल ऑफ एल एक्स एक्स डॉट इक्वल टू, ये दे रखा है। हमें क्या करना है? हमें इसका हैमिल्टनियन फंक्शन फाइंड आउट करना है। देखो, हैमिल्टनियन फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको पी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने मान लिया लेट पी बी द जर्नलाइज मोमेंटा कोरोस्पोंडिंग टू द जर्नलाइज कोऑर्डिनेट एक्स। अब जर्नलाइज मोमेंटा किसके कोरोस्पोंडिंग था? आपका वेलोसिटी के कोरोस्पोंडिंग। तो हमने मान लिया, तो आपका क्या हो जाएगा? देखो वहाँ पे था P इक्वल टू करली एल बाई करली क्यू आई डॉट, तो यहाँ पे निकालेंगे आप, कोऑर्डिनेट आपका x है तो x डॉट, तो क्या आ जाएगा? P इक्वल टू करली एल बाई करली x डॉट। तो कितना आ गया? 1/2 2 ऑफ एक्स डॉट निकाला तो यहाँ से 2 ऑफ एक्स डॉट, और यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस बीटा एक्स 2 ऑफ एक्स डॉट। तो ये एक्स डॉट कॉमन आया, बन गया क्या? 1 + 2 बीटा ऑफ एक्स। तो यहाँ से एक्स डॉट की वैल्यू आ गई क्या? p/1 + 2 बीटा एक्स, पी की वैल्यू आ गई। अब एल बार निकालना है, एल बार किसके इक्वल हो गया? फिर 1/2। अब देखो जो एल बार था वो क्या था आपका? एल और क्यू आई डॉट की क्यू आई डॉट में जो एक्सप्रेशन था उसकी टर्म्स में लिखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे? एक्स डॉट की वैल्यू एल वाले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका एल बार आ जाएगा। तो एक्स डॉट की वैल्यू पुट की तो क्या की? 1/2 p/1 + 2 बीटा एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें पुट कर दिया माइनस
अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स और यहाँ पे एक्स डॉट की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करके ये आ गया 1/2 पी प्लस 1 प्लस 2 बीटा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 बीटा एक्स माइनस 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स क्यूब। इन दोनों से हमने ये स्क्वायर बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1/2 प्लस बीटा एक्स 2 बीटा एक्स और ये स्क्वायर कॉमन आ गया। अब चलो आगे, एल बार की वैल्यू आ गई, ये कैंसिल आउट हो गई, एल बार की वैल्यू निकल आई, क्या आ गई 1/2 पी स्क्वायर माइनस 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स क्यूब, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपका एच क्या होता है, अब देखो जब एन पार्टिकल हो तो समेशन लगा होगा फंक्शन में, जब यहाँ पे सिंगल पार्टिकल है तो समेशन हट गया, तो क्या बना खाली पी एक्स डॉट, यहाँ पे क्या था आपका क्यू डॉट बार माइनस एल बार, तो क्यू डॉट की जगह अब कौन है, वेलोसिटी आपकी जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो एक्स है, तो वेलोसिटी क्या बनेगी एक्स डॉट, तो क्या आ गया पी एक्स डॉट बार माइनस एल बार, तो पी इंटू एक्स डॉट बार माइनस एल बार रख दिया हमने, ये सोल्व कर लिया, तो आपका क्या निकल गया, ये आपका एच आ गया, यूजिंग 1 and 2 एच फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, ये भी आपके एग्जाम में आई हुई डेफिनेशन है। देखो नाम से ही क्लियर है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट मतलब जिनको इग्नोर करना है। वी नो डैट द लैग्रेंजियन ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज जनरलाइज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस ऑन ऑल द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू आई, ऑल द जनरलाइज वेलोसिटी क्यू आई डॉट एंड टाइम टी। हमें पता है लैग्रेंजियन वेरिएबल 3 पे डिपेंड करता है, टाइम, क्यू आई और क्यू आई डॉट पे। तो क्या आ जाएगा, एल आपका फंक्शन बना जब आपके पास एन, आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो ये तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट एन हो गई, ये जनरलाइज वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया टी, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। इफ सम क्यू ऑफ अल्फा डज नॉट अपीयर्स एक्सप्लिसिटली इन द एक्सप्रेशन फॉर एल, ये कह रहा है कि कुछ क्यू ऑफ अल्फा यदि एक्सप्लिसिटली अपीयर्स ना हो किसके लिए, एल के लिए, देन क्यू अल्फा क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड साइक्लिक, या फिर क्या बोल देंगे इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। मतलब कोई कोऑर्डिनेट अगर आपको ना दिखाई दे उसमें, तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे हम, जैसे इन अदर वर्ड्स द कोऑर्डिनेट क्यू अल्फा इज कॉल्ड साइक्लिक और इग्नोरेबल, यदि हम करली एल बाई करली क्यू अल्फा निकाले और वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब जब उसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करें एल का तो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या है, इग्नोरेबल। जैसे ये देखो, द लैग्रेंजियन फॉर ए प्रोजेक्टाइल मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय, ये दे रखा है आपके पास 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस एम जी जेड। तो यहाँ पे देखोगे आप कि जब आप करली एल बाई करली एक्स निकालोगे, यहाँ पे देखो 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, तो जब आप x निकालोगे तो वो भी जीरो आएगा, जब आप करली एल बाई करली y निकालोगे तो वो भी जीरो, तो x और y क्या हो गए आपके इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट हो गए, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ना तो x है अलग से ना ही y है, कहीं नहीं दिख रहा x डॉट वाई डॉट जेड डॉट है लेकिन x y नहीं है, लेकिन z है तो z आपका इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, consider the motion of a free particle in rectangular Cartesian coordinate system, in this case Lagrangian is, देखो L इक्वल टू दे दिया 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, यहाँ पे तो ना x है ना y है ना z है, क्योंकि करली एल बाई करली x निकालोगे वो भी जीरो, करली एल बाई करली y भी जीरो, करली एल बाई करली z भी जीरो, तो x y z आर कार्ड क्या हो गए आपके इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। आई होप आ गया हो आपकी समझ में ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इन द अब्सेंस ऑफ एनी नॉन पोटेंशियल फोर्स, ये कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ एनी नॉन पोटेंशियल फोर्स। अब अब्सेंस है किसकी, नॉन पोटेंशियल की, तो प्रेजेंट किसकी हो गई फिर आपकी पोटेंशियल फोर्स की, इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल फोर्स आर प्रेजेंट। द जर्नलाइज मोमेंटा कोरस्पोंडिंग टू एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, हमें दिखाना है कि जर्नलाइज मोमेंटा होगा किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट के अंदर, या फिर ये बोल सकते हो इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड क्वांटिटी रहेगा। जैसे हमने माना लेट क्यू आई बी ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अब ये इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है तो इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे वो क्या आएगा, जीरो, इक्वेशन नंबर 1। अब पी आई हमें पता है, पी आई क्या होता है, जनरलाइज मोमेंटा किसके इक्वल, करली एल बाई करली क्यू आई डॉट, ये बन गई आपकी क्या इक्वेशन नंबर 2। अब आओ, to prove pi is conserved quantity since the force on the system are potential, so Lagrange's equation for potential force ये आपको पता है, d by dt करली l by करली क्यू आई डॉट माइनस करली l by करली क्यू आई इक्वल टू कितना होता है, जीरो। अब करली l by करली क्यू आई डॉट कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू पी आई के इक्वल, तो d by dt ऑफ पी आई माइनस ये आपका जीरो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, तो यहाँ से d by dt ऑफ पी आई इक्वल टू जीरो, दैट इज पी आई कॉन्स्टेंट। अगर पी आई कॉन्स्टेंट मतलब ये क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, पी आई इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट थ्योरम आती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आती है, स्टेट एंड प्रूव डंकीज थ्योरम।
डंकिन्स थ्योरम आती है आपके, स्टेट एंड प्रूव डंकिन्स थ्योरम। तो ये स्टेट एंड प्रूव में आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी पड़ेगी और इसका प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो क्या स्टेटमेंट है, देखो इसकी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन टुकड़ों में याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। गिवन ए फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स एन वेरिएबल का फंक्शन है, सच डैट डिटर्मिनेंट ऑफ करली स्क्वेयर एक्स वाई करली ऑफ एक्स आई और करली ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे आई भी चल रहा है और के भी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा आई के इक्वल टू 1 टू एन नॉट इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, नॉट इक्वल टू 0। लेट देयर बी ए ट्रांसफॉर्मेशन, तो कह रहा है कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है ऑफ वेरिएबल जनरेटेड बाय द फंक्शन एक्स, जो किसके द्वारा जनरेटेड है, एक्स के द्वारा जनरेटेड है, इन फंक्शंस द्वारा जनरेटेड है, और y में लिखी गई है वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या, y ऑफ आई किसके इक्वल प्रूव दे रखा है, करली ऑफ एक्स वाई करली ऑफ एक्स आई। यहाँ तक गिवन पार्ट है, वाई आई किसके इक्वल दे दिया, करली ऑफ एक्स बाई करली ऑफ एक्स आई, वेयर एक्स आपका फंक्शन है किसका, इनका, और वाई जो है वो जनरेटेड बाई है इन एक्स से। इसके बाद कह रहा है हमें प्रूव ये करना है, देन देयर एग्जिस्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन, हमें एक और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। देखो जब भी एक और ट्रांसफॉर्मेशन कभी ऐसे लेके आनी पड़ी तो हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और उससे ये वाला पार्ट आ जाए। देन देयर एग्जिस्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल x1 x2 xn such that x of i equal to curly of y by curly yi for some function y of y1 y1 y2 and yn। देखो इसने कहा कि x द्वारा जनरेट हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन आई वाई आई की टर्म में, तो हमें एक इसका रिवर्सल दिखाना है कि देन देयर एग्जिस्ट एक और ट्रांसफॉर्मेशन आएगी x1 x2 xn की, जो कि y का फंक्शन बनेगा, या फिर ये बोल सकते हो y की टर्म्स में जनरेटेड है, फॉर सम फंक्शंस y इक्वल टू y1 y2 yn। मतलब इन फंक्शंस द्वारा जनरेटेड कोई एक और ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जो जनरेटेड है किसके द्वारा, y के बराबर, और आएगी किसमें, x में। सेकंड क्या प्रूव करना है, ये देखो आसान सी थ्योरम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इफ़ द फंक्शन x कंटेन्स द पैरामीटर, आगे और प्रूव करना है कि यदि x के पास कुछ पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m है, तो ये कह रहा है कि y के पास भी पैरामीटर मिलेंगे, तो y आल्सो कंटेन्स दिस पैरामीटर डेट इज y1 y2 yn, और ये वाले पैरामीटर जो x के पास थे y के पास भी दिखाने हैं। एंड आपको दिखाना है करली y बाई करली अल्फा जे किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ करली x बाई करली अल्फा जे। देखो एक दो चीज़ें तो हम जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो कुछ मानेंगे इस तरीके से अपना सिंपल प्रूव हो जाए। देखो यहाँ पे देखो गिवन डैट ए ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास गिवन थी वाई आई इक्वल टू करली एक्स वाई करली ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 to n, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियरली यूजिंग इक्वेशन 1 इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस द वेरिएबल x1 x2 xn। 1 का यूज करते हुए ये आप क्या कर सकते हो कि जो x1 x2 xn, ये x किस किस का फंक्शन है, x1 x2 xn का, इन वेरिएबल्स की टर्म्स को आप किस में लिख सकते हो, y1 y2 yn में, क्योंकि i जैसे रखेंगे तो y1 आएगा, y2 आएगा, y3 आएगा और yn आएगा। तो ये कह रहा है क्लियरली यूजिंग इक्वेशन 1 इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस द वेरिएबल x1 x2 xn इन टर्म्स ऑफ y1 y2 yn। कैसे कि आप xi को किसका फंक्शन लिख सकते हो, y1 y2 yn का, फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। तो क्या आ जाएगा, देखो लेट द फंक्शन, अब मैंने कहा था कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रूव करनी है आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा, हमने एक फंक्शन मान लिया, क्या, लेट द फंक्शन y इक्वल टू y1 y2 yn डिफाइंड y कैसे, y इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n xi yi माइनस ऑफ कैपिटल x। ये क्यों माना है, देखो x और y में तो चाहिए था हमें y जो फंक्शन आएगा वो x और y में तो चाहिए था, माइनस ऑफ x क्यों किया वो देखो, इसको एक बार इक्वेशन नंबर 2 मानो, एक बार आओ। देन यहाँ से क्या आया, जब आप वाई आई के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई आई, और जब वाई आई के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, देखो करली बाय करली वाई आई, और इसमेशन खोल दिया हमें, क्या आ गया x1 y1 x2 y2 xi माइनस 1 वाई आई माइनस 1 प्लस xi वाई आई प्लस xi प्लस 1 वाई आई प्लस 1, और n तक चला गया और माइनस ऑफ कैपिटल ऑफ x रह गया। अब देखो पहले वाई आई के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो क्या आएगा, वाई आई के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले क्या होगा, अब देखो x1 और y1, x1 जो है वो आपका फंक्शन किस किस का है, xi इज अ फंक्शन ऑफ y1 y2 yn, xi जो है वो सबका फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा y1 तो एज इट इज रह जाएगा, और करली ऑफ x1 बाई करली ऑफ क्या आ जाएगा, yi, क्योंकि जो xi है वो हमने डिफाइन किया है इट इज़ फंक्शन ऑफ yi, तो yi के रेस्पेक्ट में इसका होगा और y1 बाहर आ जाएगा,
तो y1 तो आ गया एक तरीके से आपका यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, और x इज ए फंक्शन ऑफ y, तो x का हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, yi के रेस्पेक्ट में, प्लस इसी तरह y2 बाहर आ जाएगा, x2 का हो जाएगा y के, इसी तरह यहाँ पे yi-1 बाहर और xi-1 का हो जाएगा yi के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे देखो xi और yi इज ए फंक्शन ऑफ yi, तो yi का करेंगे तो पहले तो एक बार xi का करेंगे, yi एज इट इज, xi का हो जाएगा करली ऑफ xi बाय करली ऑफ yi, प्लस अब xi एज इट इज और yi का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी ध्यान रखनी है क्योंकि आप yi के रेस्पेक्ट में कर रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव, जब हम y1 के रेस्पेक्ट में करते तो y1 का हो जाता, बाकी सारों में नहीं होता। अब yi के रेस्पेक्ट में करने हैं तो जर्नल टर्म yi के रेस्पेक्ट में होगा, बाकी सारों में ये क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो क्या आ गया, करली ऑफ xi बाय करली ऑफ yi इंटू y ऑफ i, प्लस अब xi का करेंगे, अब yi का करेंगे तो xi तो एज इट इज, और yi का yi की रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, प्लस अब इसी तरह फिर ये yi माइनस प्लस 1 बाहर आ जाएगा, और करली ऑफ xi प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, करली ऑफ yi एंड सो ऑन। इसी तरह ये yn बाहर आ जाएगा, करली ऑफ xn बाई करली ऑफ yi माइनस ऑफ। अब आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि जो आपका xi है वो फंक्शन ऑफ y1 y2 yn है, और कैपिटल x है वो फंक्शन है x1 x2 xn, तो yi के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कंप्लीट फंक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये आपके पास n तक है, तो क्या लगेगा, समेशन k इक्वल टू 1 to n करली ऑफ x बाई करली ऑफ एक्स के, x का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में होगा और फिर एक्स के का किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, yi के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये आया k इक्वल टू 1 to n, क्योंकि k लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि n पार्टिकल है, तो k आपका 1 से n मूव करा दिया हमने, क्योंकि हम करेंगे तो क्या हुआ, x का पहले x1 के रेस्पेक्ट में, फिर x1 का किसके रेस्पेक्ट में होगा, yi के रेस्पेक्ट में, इसी तरह x का x2 के रेस्पेक्ट में, फिर x2 का किसके रेस्पेक्ट में, yi के रेस्पेक्ट में। इसी तरह करेंगे तो हमने क्या कर लिया, सारों का क्या कर लिया, समेशन कर लिया। तो समेशन k इक्वल टू 1 to n करली x बाई करली x के इंटू करली एक्स के बाई करली yi। आगे चलते हैं, देखो ये करके भी दिखा रखा है, यहाँ पे देख सकते हो x इज ए फंक्शन ऑफ दिस, और ये वाले फंक्शन है yi के, तो पहले इसका होगा फिर ये वाले किसके करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, फिर वो समेशन की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये किसके इक्वल बन गया, खाली xi के इक्वल। तो क्या आया देखो आपका, करली y बाय करली ऑफ yi इक्वल टू xi, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी हमें, कि xi को हम किसके रेस्पेक्ट में लिख पाएँ, y बाई yi के रेस्पेक्ट में लिख पाएँ, तो अपने आप ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए थी, प्रूव करनी थी, इसीलिए हमने फंक्शन जो था, ये जो फंक्शन माना था ये इस तरीके से माना था y, कि जब भी हम इसका yi के रेस्पेक्ट में करें तो डायरेक्ट यहाँ से क्या बचे, सिर्फ xi बचे, और फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन करना है खाली, तो डिफाइन खुद से होगा। अब आ जाओ आगे, एक पार्ट प्रूव हो गया, अब पैरामीटर वाला प्रूव करना है। देखो लेट x कंटेन्स द पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, जब x ये कंटेन करेगा तो हमने तो फंक्शन डिफाइन ही जानबूझ के x वाले हैं वो y में किया है, जब x कंटेन करेगा तो y में ऑटोमेटिकली आएगा। देखो इन एडिशन टू द वेरिएबल x1 x2 xn, x किस किस का फंक्शन हो गया, x1 से xn का, और इन पैरामीटर्स का भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, ये गिवन है। तो फ्रॉम टू y किसके इक्वल है, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi yi माइनस एक्स के इक्वल, तो y तो हमने मान ही ऐसा रखा है कि उसमें x वाले सारे वेरिएबल आ जाएंगे, जब सारे वेरिएबल आ गए तो ये पैरामीटर भी आ गए, क्लियरली y कंटेन्स द पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है, करली ऑफ y बाय करली ऑफ अल्फा जे किसके इक्वल, जो पार्ट प्रूव करना था, करली ऑफ y बाय करली ऑफ अल्फा जे किसके इक्वल, माइनस ऑफ करली x बाय करली अल्फा जे के इक्वल। देखो ये पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, y हमने पता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस, क्लियरली y कंटेन्स द पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, ये पार्ट प्रूव हो गया। अब आ जाओ y का अल्फा j के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, डेफिनेशन में दे रखा है कि अल्फा j के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है पार्शियल, तो अल्फा j के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y की वैल्यू रखी, अब अल्फा j के रेस्पेक्ट में समेशन खोल लिया हमने माइनस ऑफ x। अब करेंगे देखो यहाँ से, तो x1 का तो आ जाएगा अल्फा j इंटू y1 एज इट इज प्लस x2 का अल्फा j, क्योंकि x1 x2 xn कंटेन करते हैं किसको, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा j, कैपिटल ऑफ y तो कंटेन करता है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, स्मॉल ऑफ y1 y2, तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी एज ए ट्रीट हो गई अभी, माइनस ऑफ करली अल्फा j इंटू क्या आ जाएगा, कैपिटल ऑफ x। अब चलते हैं आगे, यहाँ से क्या हुआ देखो, ये आ गया समेशन k इक्वल टू 1 to n करली ऑफ x के बाई करली ऑफ अल्फा जे y के माइनस करली बाई करली अल्फा जे, और x देखो किस किस का फंक्शन है, x है आपका x1 x2 xn का, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा जे का, और अल्फा m का, मतलब ये कंप्लीट अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक का फंक्शन है। तो अब सारों का डेरिवेटिव होगा, तो देखो अल्फा जे के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा,
अल्फा जे के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का x1 के रेस्पेक्ट में, x1 का अल्फा जे के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x इज ए फंक्शन ऑफ x1 एंड x1 इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2। या फिर ये बोल सकते हो कि जो आपके अल्फा जे हैं वो किस किस के, जो भी आपके x1 x2 हैं वो किसके फंक्शन है, अल्फा जे के फंक्शन है। तो क्या आ जाएगा, ये पार्ट एज इट इज समेशन की फॉर्म में लिख लिया माइनस, अब देखो x का x1 के रेस्पेक्ट में होगा पहले, फिर x1 का किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, अल्फा जे के रेस्पेक्ट में, प्लस x का x2 के रेस्पेक्ट में, x2 का अल्फा जे के रेस्पेक्ट में। जब हम अल्फा जे पे जाएंगे तो अल्फा जे के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, करली एक्स बाई करली अल्फा जे इंटू कितना आ जाएगा आपका 1। अब देखो आगे ये क्या हो गया आपके पास, ये याद रखना कि यहाँ से हमने n का पहले कर लिया, जो देखो ये किया है ना, यहाँ से देखो एक बार करेंगे तो करली एक्स वाई करली ऑफ एक्स एन, और एक्स एन का किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा जे के रेस्पेक्ट में। फिर हम अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अल्फा 1 इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 0, अल्फा 2 इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 0। तो जब हम एक्स बाई अल्फा जे करेंगे तब आपके पास आ जाएगा करली एक्स बाई करली अल्फा जे इंटू अल्फा जे का अल्फा जे के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ से करोगे ना आप पहले तो ये तो बन जाएगा करली ऑफ एक्स बाई करली ऑफ अल्फा 1, और जब आप अल्फा 1 का करोगे ना किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा जे के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा क्या, 0। तो ये क्वांटिटी खत्म, सेकंड वाली भी खत्म, थर्ड वाली भी खत्म, सिर्फ बचेगी क्या, अल्फा जे वाली। तो करली एक्स बाई करली ऑफ अल्फा जे इंटू कितना आ गया, 1। अब इसको सोल्व कर लिया, समेशन की फॉर्म में लिख लिया, ये एच डीज रख लिया, ये माइनस ऑफ बाहर रह गया, माइनस ऑफ करली एक्स बाई करली ऑफ अल्फा जी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा माइनस ऑफ करली एक्स बाई, हमें यही चाहिए था, करली ऑफ वाई बाई करली अल्फा जे किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ करली एक्स बाई करली अल्फा जे। तो ये डंकिन्स थ्योरम है, यहाँ तक आपने करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हो। एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रूफ लिखा हुआ है सारा कंप्लीट, आप आराम से देख के कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट हम आर्टिकल कल कराएंगे आपको।